हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर और पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के इस चैनल पर। तो बच्चों देखो, हमारी जो आज की क्लास होने वाली है उसमें हम काफी सारे मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। किस चीज पर बेस्ड? जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़ा था, जो चैप्टर हमने अभी तक कवर किया है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तुम्हारा उदय बैच का पहला चैप्टर अब कंप्लीट होने जा रहा है आज की क्लास के साथ। मेरे बाल को तुम्हारा जो ये चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, ये कंप्लीट हो जाएगा और यानी कि तुम्हारे उदय बैच में कमल सर के साथ मैथमेटिक्स का तुम्हारा पहला चैप्टर जो है वो आज की इस क्लास के साथ कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में हम बात करें तो हमने इस चैप्टर में काफी कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पढ़ी थी, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पर किस किस चीज के बारे में बात करी थी, सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, वो क्वेश्चन तुम्हें यहां पर मिलेगा। हो सकता है कि आज की क्लास जो बालक कर ले उसे अपने एग्जाम में जो आने वाले अभी यूनिट टेस्ट है या फिर जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम आएंगे उसमें इन क्वेश्चंस में से एक आधा क्वेश्चन या ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो अगर मिल जाए तो भाई थैंक यू बोल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा तुम लोगों का थैंक यू। बट हाँ, आज की जो क्लास है वो तुम्हारे के स्क्वायर सर के साथ शुरू करते हैं, यानी कि कमल भैया के साथ। तो भैया देखो, आज की क्लास में जो टॉपिक हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा, पहले वो बता देता हूं मैं। पूरे चैप्टर में हमने सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी थी कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपनी जो परिमेय संख्या उनके फिर क्या पढ़ा था, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बाद पढ़ा था हमने इनके दशमलव प्रसार के बारे में कि भैया वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, है ना। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने ये देखा था कि भैया हमारा जो क्या थे, हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं इनके ऊपर संक्रियाएं कैसे होती हैं, कि मतलब आपका वास्तविक संख्याओं के ऊपर किस तरीके से आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हें जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, हमने ये देखा था, ठीक है। कुछ इससे रिलेटेड सूत्र थे जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हमारी जो क्या है, घातांक के नियम, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम जो थे वो वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है। और हर क्लास में हमने घातांक के नियम, हर क्लास में बच्चों हमने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो तो करा ही दिए थे, लेकिन जो कुछ एक क्वेश्चन बच गए थे उन्हें आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो हो कि √3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, चाहे वो हो कि सर √9.3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, ये सारी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो परेशान नहीं होना है, आज की क्लास में संख्या पद्धति वाला जो तुम्हारा पूरा चैप्टर है वो हम शुरू से लेकर एंड तक पूरा खत्म कर देंगे। टेंशन ना लो, घबराने वाली बात नहीं है। पहले शुरुआत में हल्का सा रिवीजन करेंगे, बेसिक सा रिवीजन, ताकि जो बच्चे नए आए हैं उन्हें समझ में आ जाए कि थोड़ा थोड़ा कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं बेटा, इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो प्लीज उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना। उसके बाद क्या कहते हैं, इस क्लास को देखना, ठीक है, वो तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। उदय बैच के नाम से तुम्हें मैथ्स की क्लास में सारे सब्जेक्ट्स के उदय बैच में क्लासेस चल रही हैं, क्लास 9th की, तो मैथ्स की भी तुम्हें उसी में मिल जाएगी, जहां पर ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 लेक्चर हो चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम इस चैप्टर के इन सब टॉपिक पर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक यही होने वाला है कि जो संख्या पद्धति पूरा चैप्टर है इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें आज की क्लास में कराने वाला हूं, तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में डाउट होगा कि सर ये क्वेश्चन आप कौन सी बुक से लाए हो, क्या ये मेरी बुक से है या नहीं है, क्या ये किसी और की बुक से है, कहां से लाए हो। मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन, इनमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे, ठीक है ना,
कुछ एक क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो कि हम लेकर आए हैं अलग अलग, जैसे मनोहर रे की बुक से, डॉक्टर मनोहर रे की बुक से है, ठीक है, नूतन की बुक से है, नगीन की बुक से है। तो अलग अलग जो मैथ्स की बुक है मैंने वहां से क्वेश्चन अलग अलग जगह से उठाकर अपने इस उसमें डाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मैं तुम्हें अप्रोच समझाता हुआ चलूंगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए शुरुआत करें। चलो, तो एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं इस पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहले हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा। हमें पता लगा कि भैया वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, इनमें हमारी दो तरीके की संख्या आती है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब जो परिमेय संख्या होती हैं वो संख्या होती है जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो 0 के, ठीक है। वही अपरिमेय संख्या इनकी बिल्कुल उल्टी होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हो, ठीक है, और Q बराबर ना हो 0 के। मतलब कि अपरिमेय संख्याओं के अंदर वो वाली संख्या डाल देते हैं जो परिमेय संख्याओं के साथ क्या कर देती हैं, गद्दारी कर देती हैं, सीधी बात, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के साथ गद्दारी कर देती हैं, जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जाती, ठीक है, वही हमारी क्या बन जाती है बच्चों, वही हमारी बन जाती हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या बन गई तो भैया देखो, अब अपरिमेय संख्याओं के बाद हमारा जो परिमेय संख्या होती है उनके सामने ये सारी जो संख्याएं हैं, 1/2 -1/2 -3/4 7/8 9/11, ये सब तो आती हैं। इनके अंदर तुम्हारे पूर्णांक भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पूर्णांक भी आ जाते हैं। 0 1 2 3 -1 -2 -3 -7 -9 -100 -1000 जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे के सारे हमारे किसमें आ जाते हैं? सारे के सारे हमारे आ जाते हैं बच्चों, किसमें? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत। फिर पूर्णांकों में आप जानते हो पूर्णांकों में क्या आता है? पूर्णांकों में आपके पूर्ण संख्याएं यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 और ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं में तुम्हारा क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं और शून्य आता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या और शून्य आता है। तो उसी का एक चार्ट है जो कि यहां पर मैंने पूरा का पूरा बना रखा है ताकि तुम लोग इस चार्ट से अच्छे से सारी चीजों को समझ सको। अब इसके बाद ये जो हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं जो हमने पढ़ी थी जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्या होती हैं, इनके दशमलव प्रसार के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि भाई हमारा देखो दो प्रकार के दशमलव प्रसार हमारे पास होते हैं। एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। फिर अशांत के अंदर भी हमारे पास दो तरीके के दशमलव प्रसार होते हैं, अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? जो दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाता है और फिर खत्म हो जाता है। जैसे कि इसका नाम है वैसे इसका काम है। जैसे मैं हूं कमल, भाई जैसी भी संगति में रहूं, जैसा मेरा नाम है वैसे ही मेरा काम है। भाई किसी भी तरीके की संगति में मैं रहता हूं लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल एकदम जैसा मैं हूं वैसा बना रहने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अपने आसपास की कीचड़ को अपने ऊपर नहीं जमने देता, ठीक है। कमल का ये तो काम होता है कि कमल की पंखुड़ियों पे कभी भी कीचड़ नहीं रुकता है। तो सेम जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, शांत। शांत मतलब ये दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाता है और फिर शांत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 0.25 दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक गया, खत्म हो गया। 0.00001 1 2 3 4 5 अंकों तक गया, खत्म हो गया। 1.7413 4 अंकों तक गया, खत्म हो गया। मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जो कुछ अंकों तक चलकर खत्म हो जाए वो शांत दशमलव प्रसार होता है। वहीं अशांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है? भाई जैसा नाम वैसा काम, ये है अशांत, ये नहीं हो रहा शांत, ठीक है ना। ये क्या है? ये है अशांत और ये नहीं हो रहा शांत। अशांत दशमलव प्रसार में क्या आ जाता है भैया? ऐसा दशमलव प्रसार जो कि क्या हो, आपका दशमलव के बाद शांति नहीं होने का नाम ले रहा, भाई लड़ाई करे जा रहा है, करे जा रहा है। एक वो लड़का होता है ना, एक सेकंड रुक जाओ, जब भी कहीं लड़ाई हो रही होगी, ठीक है, जब भी कहीं लड़ाई हो रही होगी तो वहां पे दो तरीके के बंदे होते हैं। एक तो वो बंदा जो अपनी बात कह के चुप हो जाता है, ठीक है, वो है शांत दशमलव प्रसार। और एक होता है ऐसा बंदा जो बार बार बस भैंस किए जा रहा है, किए जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है, वो है अशांत दशमलव प्रसार। तो भैया ये ऐसे ही होता है, ठीक है, क्या कि भैया ये दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होता।
जैसे कि 0.121212 डैश 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 0.4510125047 डैश डैश डैश। तो यहां पर क्या है बच्चों, देखो दोनों ही दशमलव प्रसारों के आगे डैश लगा हुआ है, मतलब ये दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहे हैं, ये दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहे हैं, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये खत्म नहीं हो रहे हैं, ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अब हम बोलते हैं शांत अशांत दशमलव प्रसार। मतलब इनका नहीं खत्म होता, इन्हें भाई लड़ते रहना, चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, खत्म ही नहीं होना। ठीक है, अब भैया देखो ये जो अशांत दशमलव प्रसार होता है इसमें भी दो तरीके के दशमलव प्रसार हैं, अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार, ठीक है, और अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार। अब अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार कौन सा होता है, तो बेटा देखो जैसा इसका नाम है अशांत आवर्ती, मतलब ये दशमलव प्रसार खत्म तो नहीं होगा दशमलव के बाद क्योंकि अशांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार खत्म तो नहीं होगा, इसकी लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि अशांत है। लेकिन ये क्या है, इसका ऐसा है कि ये जिस लड़ाई में जाएगा ये एक ही डायलॉग बोलता रहेगा, बस बार बार रिपीट में एक ही डायलॉग बोलेगा। ठीक है, हाँ देख लूंगा मैं तुझे, तू मिल बाहर, देख लूंगा मैं तुझे, नहीं तू बाहर मिल, तुझे देख लूंगा मैं, बस इसका एक ही डायलॉग बार बार रिपीट पे चलता रहता है। तो सेम भाई साहब इनका, ये अपनी बहस खत्म नहीं करेंगे, मतलब दशमलव के बाद ये खत्म नहीं होते, ये चलते रहते हैं दशमलव के बाद। लेकिन क्या होता है, इनका एक डायलॉग है जो रिपीट होता रहता है, यानी कि इनके अंदर दशमलव के बाद कोई ना कोई एक ऐसी संख्या जरूर होगी जो रिपीट होती रहेगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हो बार बार 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है। ये दशमलव प्रसार खत्म भी नहीं हो रहा, ये दशमलव प्रसार खत्म भी नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका इस दशमलव प्रसार में एक संख्या या एक अंक, जैसे कि यहां पर एक संख्या है 1 2, वो बार बार रिपीट हो जा रहा है, बार बार 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 आ रहा है। तो ये कैसा है, ये अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है। वहीं अगर अशांत अनावर्ती के दशमलव प्रसार की बात करें तो ये रहा। ठीक है, ये कैसा दशमलव प्रसार होता है, ना तो ये शांत होता है और ना ही इसमें आवर्ती होती है, ना तो ये शांत होता है ना ही इसमें आवर्ती होती है। मतलब ये अपनी लड़ाई भी कंटिन्यू रखेगा और हर बार नया डायलॉग मारेगा बहस करने के लिए, पता नहीं ये कहां से आते हैं। ठीक है, तो भैया देखो जैसे कि यहां पर है, यहां पर तुम देख रहे हो दशमलव प्रसार खत्म भी नहीं हो रहा है और किसी एक अंक की आवर्ती भी बार बार नहीं हो रही है, तो इन्हें हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती का दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है उसे दिखाने का एक तरीका और होता है। क्या तरीका होता है कि जिस अंक की आवृत्ति बार बार हो रही हो अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार में, जैसे यहां पर 12 की आवृत्ति 1 2 की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उस अंक को लिखकर उसके ऊपर बार लगा देते हैं। जिस अंक की आवृत्ति बार बार हो रही होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, अब जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने क्लास में पढ़ा दिया है। तो जिस भी बच्चे को दशमलव प्रसार वाला टॉपिक समझना है बेटा, तुम क्लास देख सकते हो, पहले क्लास करा चुका हूं मैं, पूरी की पूरी क्लास इस पर बेस्ड है वो। ठीक है, तो उसे देख लेना। अब यहां पर तुम ये समझो कि हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो वास्तविक संख्या होती है उसमें से हमारा जो शांत दशमलव प्रसार होता है और जो अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार होता है, कौन कौन सा भाई, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमारा परिमेय संख्या का होता है। शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती का जो दशमलव प्रसार होता है वो हमारा परिमेय संख्या का होता है। वहीं जो अशांत अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार है वो होता है अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है। ठीक है, अशांत अनावर्ती का होता है। तो बच्चों दशमलव प्रसार वाला टॉपिक सबको क्लियर है। ठीक है, अब दशमलव प्रसार के बाद हमारे ये कुछ सूत्र थे जो मैंने पिछली क्लास में भी समझाए थे। ठीक है, जैसे कि रूट ए की गुणा अगर तुम रूट ए में करते हो तो रूट बी में करते हो तो सीधा सीधा तुम क्या लिख सकते हो, रूट ए गुणा बी। ठीक है, रूट ए बटे रूट बी लिखा हुआ है तो सीधा सीधा आप उसे लिख सकते हैं रूट के अंदर ए अपॉन बी। ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी है तो इसे डायरेक्टली ए माइनस बी लिख सकते हैं। सीधे सीधे सूत्र हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इन सूत्रों को समझाया है, तो भाई एक बार पिछली क्लास जरूर देख लेना। बैकलॉग जो तुम्हारा लगा हुआ है, जो बचा हुआ बैकलॉग है
वो जरूर क्लियर कर लेना सारे बालक, ठीक है। अब देखो a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी के, ठीक है। और रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस टू रूट ए बी प्लस बी, ठीक है। अब बच्चों यहां पर इसके अलावा और क्या सूत्र हैं, और सूत्र हैं ये जो कि हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। जैसे कहीं लिखा हुआ है a की घात m गुणा a की घात n, तो यहां पर क्या है, आधार एक जैसे हैं, घात अलग अलग है, तो क्या होगा, और दोनों पद गुणा में है, तो क्या होगा, आपका आधार वही रहेगा और घातें आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर देखो, पहले यहां पर देखो, यहां पर आधार एक जैसे हैं, घातें अलग अलग हैं और दोनों पद भाग में है, तो जब भाग में होंगे तो क्या होगा, पद वही, आधार वही रहेगा और क्या होगा, घातें आपस में घट जाएंगी, ठीक है। अगर कहीं लिखा है a की घात m ब्रैकेट बंद की घात n, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा और दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक। अब क्या है कि आधार अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं और घातें एक जैसी हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, आधार a और b है और घात है m, तो क्या होगा, दोनों पद गुणा में है तो दोनों की गुणा एक के अंदर हो जाएगी, a गुणा b और घात वैसी रहेगी। सेम अगर दो अलग आधार वाले पद जिनकी घात एक जैसी हो, वो दोनों अगर भाग में हो तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के भाग में आ जाएंगे और घात वही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा a की घात 0 का मान कितना होता है, a की घात 0 का मान होता है 1, और अगर कहीं लिखा है a की घात माइनस m, तो उसका मान होता है कितना बच्चों, उसका मान होता है सिंपल हमारे पास कितना, उसका मान होता है 1/a की घात m, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो एक चीज और है जो कि मुझे तुम्हें समझानी है, क्या कि भाई देखो, रूट a का मान होता है a की घात 1/2, रूट a का मान होता है कितना, a की घात 1/2, ठीक है। और अगर वहीं पर हम बात करें कि रूट के साथ हमें कोई घात दे दी जाए, जैसे कि यहां पर तुम्हारा कोई नंबर लिख दे, जैसे 3 लिख दिया, या फिर मैं यहां पर सीधा सीधा n ले लेता हूं, n, ठीक है। तो अगर क्या लिखा है भैया, रूट n a, मतलब रूट के ऊपर n लगा हुआ है फिर घात a है, मतलब पद a है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a की घात 1/n, ठीक है। जैसे कि अगर ऐसे लिखा हुआ है रूट कि यहां पर घात लिखी हुई है 3 और अंदर लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब है कितना, इसका मतलब है 2 की घात 1/3, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये सारे सूत्र हैं जो कि तुम लोगों को पता होने चाहिए, एक बार इन सारे सूत्रों को देख लो, ठीक है, एक बार इन सारे सूत्रों को देख लो ध्यान से। क्लियर है सबको ये, क्लियर है सबको ये, चलो भाई अब आगे चलते हैं और अब जो कहानी है वो सीधा अपनी आज की मेन क्लास पर लेकर आते हैं। अब क्या कहानी है भाई, अब पूरी की पूरी कहानी है रिकॉर्डिंग की, किसकी, कि भैया देखो ये जो रिकॉर्डिंग है इसे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो सारी चीजें मैं तुम्हें करा रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद की जो पूरी क्लास होने वाली है, इसके बाद की जो पूरी क्लास होने वाली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि जब तुम करोगे तभी तुम्हें समझ में आएंगे। तो हाथों हाथ कॉपी पेन निकाल लो और शुरू हो जाओ, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2 की घात, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, बच्चों वाला सवाल है, 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। पहला सवाल बहुत ज्यादा बच्चों वाला। अभी हमने थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा था क्या, कि अगर क्या हो, अगर आधार हमारे एक जैसे हों और घात अलग अलग हों और दोनों पद आपस में गुणा में हों, तो क्या होता है, आधार वही रहता है और घातें जुड़ जाती हैं, आधार वही रहता है और घातें जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दो भाई, देखो आधार सेम है दोनों जगह पर 2, ठीक है, और दोनों पद गुणा में है, तो क्या होगा, आधार वही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है भैया। ये हो जाएगा 2 की घात, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, 5 की गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, देखो एलसीएम लेंगे सीधा 5 की गुणा 3 में करो, 5 की गुणा 3 में, तो ये हो जाएगा 15, ठीक। अब यहां पर नीचे 15 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा कितना, 3 एकम 3, तो अपने पास कितना हो गया, अपने पास आ जाएगा बेटा 2 की घात 13/15, 2 की घात 13/15। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, सिंपल क्वेश्चन है ये, हो गया आराम से।
किसी भी बालक को यहां पर कोई क्वेश्चन है पूरे सवाल में? ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, है ना। चलो अब देखो, अब और क्या होगा भाई, सिंपल क्या होगा बच्चों, देखो ये है हमारे पास कितना, दूसरा भाग, 1/3 की घात 3 की घात 7। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा था, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, सारे सूत्र बताता हुआ चलूंगा मैं तुम्हें, अगर कहीं पर लिखा हुआ है a/b की घात m, तो हम उसे लिख सकते हैं a की घात m बटे b की घात m, है ना। सिंपल ये वाला सूत्र था। अरे तो भैया जब था तो लगा दो यहां पर, क्या होगा भैया, देखो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये होगा 1/3 की घात 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, की घात 7। अब इसमें ये वाला सूत्र लगा दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 की घात 7 बटे 27 की घात 7। अब भैया 27 की घात 7 का मान तुम अपने आप निकालते रहना, 27 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27 गुणा 27, ठीक है, जो आएगा मान वो देख लेना। 1 की घात 7 का मान कितना हो गया, 1/27 की घात 7 का मान तुम लोग खुद से निकाल लेना, जो मान आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा, इजी है, ठीक है। अब इसके बाद के बाकी के दोनों सवाल तुम लोग करोगे खुद से, ठीक है। यहां पर क्या है, देखो समान आधार वाले दो पद भाग में है, तो क्या होगा, पद वही रहेगा और घातें आपस में घट जाएंगी, ठीक है। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। यहां पर क्या होगा भैया, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2, यहां पर क्या हो रहा है, आधार अलग अलग है लेकिन घातें सेम है और दोनों पद गुणा में है, तो क्या होगा, दोनों आधारों की गुणा हो जाएगी और घात वही रहेगी, यानी कि 8 सत्ते 56, ठीक है। तो 56 की घात 1/2 यानी कि √56 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चारों सवाल बहुत इजी थे, सबके हो गए, जल्दी से बताओ, देख लो एक बार चारों सवालों को और जल्दी से आंसर दो मुझे। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए, अब चलो देखो भाई, अब क्या कह रहा है, 3 तथा 4 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेसिकली इनमें से कौन है हमें निकालनी है, 4 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालनी है, इसके दो मेथड सीखे थे हमने। पहला क्या, दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो पहली परिमेय संख्या आ जाएगी कितनी, 7/2, ठीक है, पहली परिमेय संख्या आ गई। दूसरी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, देखो 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई 7/2, हमें चाहिए 4, तो हम क्या करेंगे, 3 और 7/2 के बीच में एक निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, वही 3 और 7/2 को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, तो दूसरी आ जाएगी कितनी, 3 + 7/2 बटे में 2, क्या होंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6 + 7 बटे में 2 बटे 2, ये 2 की 2 में गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 6 और 7 हो गया हमारा 13 बटे में 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। तो अगली परिमेय संख्या हो गई 13 बटे में 4, ठीक है। 2 ही तो निकली है, 4 निकालनी है, क्या करो, 7/2 और 4 के बीच की निकाल लो भाई। क्या तरीका है, वही तरीका है, दोनों संख्याओं को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, तो तीसरी आ जाएगी कौन सी, 7/2 + 4 बटे में 2, एलसीएम लेंगे 2 चौक 8, तो हो जाएगा 7 + 8 बटे में 2, ठीक है, और बटे 2, तो 8 और 7 कितना हो गया, 15 बटे में, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो 15/4, अगली परिमेय संख्या हो गई 15/4, ठीक है। अभी एक और निकालनी है, अभी एक और निकालनी है, तो क्या करो, 3 या 13/4 के बीच में निकाल दो, 13/4 या 7/2 के बीच में निकाल दो, 7/2 या 15/4 के बीच में निकाल दो, या फिर 15/4 और 4 के बीच में निकाल दो, किसी के बीच में निकाल दो, तुम्हारा काम हो गया। देखो मैं निकाल देता हूं यहां पर किसके, 13/4 और 7/2 में, तो 13/4 + 7/2 बटे में 2, एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर आ गया 13 + 7 दूनी 14 बटे में 2, तो 2 की गुणा 4 में हो जाएगी, हो जाएगा 8, और ऊपर कितना हो गया
13 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27। तो 27/8, इसके बीच की एक और परिमेय संख्या आ गई 27/8। तो ये चारों परिमेय संख्याएं तुम देख सकते हो, ये जो चारों परिमेय संख्याएं मैंने निकाली हैं ये 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है परिमेय संख्या निकालने का, लेकिन भाई इससे ज्यादा परिमेय संख्याएं नहीं निकाली जा सकती। इस वाले तरीके से ज्यादा परिमेय संख्याएं नहीं निकाली जा सकती। जैसे मान लो मुझे 7-8 परिमेय संख्या निकालनी पड़ जाए, मुझे मान लो 7-8 परिमेय संख्या निकालनी पड़ जाए, तो इस मेथड से निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड है, क्या कि भाई देखो, सबसे पहले हमारी दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, दोनों संख्याएं हैं हमारी पास 3 और 4, और हमें कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 4। तो यानी कि n क्या है बच्चों, यहां पर उन परिमेय संख्याओं का मान जो कि हमें निकालना है, उन परिमेय संख्याओं का मान जो कि हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो दी हुई संख्याएं हैं, सबसे पहले जो हमारी दी हुई संख्याएं हैं, हम उनके आधार बराबर, उनके हर को बराबर करते हैं, हर को बराबर करते हैं। जैसे कि मान लो यहां पर तो तुम देखोगे कि कोई हर है ही नहीं, यहां पर तो तुम देखोगे कि तो कोई हर है ही नहीं, तो यानी कि इनके हर तो पहले से ही बराबर है, इनके हर में क्या है, पहले से ही 1 है, ठीक है। इनके नीचे कोई हर नहीं है, इसका मतलब इनके हर में पहले से ही 1 है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लो आपको संख्या दी जाए 1/2 और 1/3, ठीक है। तो अब इनके हर जो है वो अलग अलग है, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। और हर बराबर करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं, दूसरी संख्या के हर से पहली संख्या में गुणा और भाग कर दो, तो हो जाएगा 1/2, 3 से गुणा और 3 से भाग, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। और पहली संख्या के हर से दूसरी संख्या में गुणा और भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2/2, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। हो गया हर बराबर दोनों के, हो गए हर बराबर दोनों के। अब जब एक बार हर बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद क्या करोगे, हर बराबर हो गए उसके बाद देखो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 4। तो जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उसमें क्या करो, 1 ऐड कर दो, तो n+1। हर बार यही करना है, हर बार यही करना है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें 1 ऐड कर दो। तुम्हें कितनी निकालनी थी, 4, 1 ऐड कर दो, 5 हो गई। 5 से अब क्या करो, दोनों संख्याओं में अंश और हर में 5 से गुणा कर दो, क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 5 तिया 15 बटे में 1 और 5 चौक 20, सॉरी 5 तिया 15 बटे में 5 एकम 5 और 5 चौक 20 बटे में कितना, 5 एकम 5। तो अब तुम देखो तुम्हारी जो दो संख्याएं थी 3 और 4, 3 और 4 वो बदल चुकी हैं किसमें, वो बदल चुकी हैं तुम्हारा 15/5, 15/5 और 20/5 में, ठीक है। तो 15 से लेकर 20 तक की जितनी भी संख्याएं लिख दो बटे में 5 लेकर, तो ये हो गया 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, ठीक है। हमें कितनी परिमेय संख्याएं चाहिए थी, हमें 4 परिमेय संख्याएं चाहिए थी, तो 4 परिमेय संख्या हो गई 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5, खत्म क्वेश्चन। तो इस वाले मेथड से तुम्हें जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है तुम उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हो मिनटों की, सेकंडों में, ठीक है। बस क्या करना है, सबसे पहले अपना जो दी गई दोनों संख्याएं हैं उनके हर बराबर करो। जैसे यहां पर हर बराबर नहीं थे तो पहले मैंने हर बराबर करे, ठीक है। हर बराबर करने के बाद अपना जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में उसमें +1 ऐड करो। जो भी नंबर आएगा उससे क्या करो, ऊपर और नीचे अंश और हर में दोनों संख्याओं में गुणा कर दो, और उसके बाद जो संख्याएं निकल कर आएंगे उनके बीच की परिमेय संख्या लिखकर अपना आंसर निकाल लो। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन भी? तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा परिमेय संख्या निकालने वाला तो निकाल लोगे आराम से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहां पर। चलो अब आगे आ जाओ, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है भैया, √15 गुणा √10 का मान क्या होगा। तो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि अगर कहीं पर लिखा है √a गुणा √b तो ये बराबर होता है रूट के अंदर ab के, है ना। तो बस इसका इस्तेमाल कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बच्चों वाला सवाल है। तो √15 गुणा √10
कितना हो जाएगा भैया, रूट के अंदर 15 गुणा 10, ठीक है, यानी कि ये हो गया कितना, 150, ये हो गया 150, ठीक है, कितना हो गया 150। 150 को हम एक चीज और लिख सकते हैं क्या, 25 गुणा 6, 25 गुणा 6 लिख सकते हैं हम, ठीक है। 6 पंजे 30 का 0 हासिल हो गया, 3 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। 150 को हम 25 गुणा 6 लिख सकते हैं। 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला 5, अंदर बचा 6। तो भैया देखो तुम्हारा रूट 15 गुणा 10 का मान कितना निकल कर आ गया, रूट 15 गुणा 10 का मान निकल कर आ गया हमारा कितना, हमारा 5 रूट 6, 5 रूट 6, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल, किसी को कोई दिक्कत, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बस तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तुम सारे क्वेश्चंस के साथ खेल जाओगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हें क्या करना है, इसे सरलतम रूप में लेकर आना है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। और ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। पहले मैं इजी क्वेश्चन से चल रहा हूं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता हुआ चलूंगा क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। क्या होना चाहिए आंसर? भाई साहब डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। क्या होता है ये, बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल। तो लगा दो भैया, क्या हो जाएगा यहां पर आपका 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ए की जगह पर है 2 और बी की जगह पर है 3, तो ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर माइनस 3। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 3 कितना हो गया, 4 माइनस 3 हो गया 1, और ये हो गया क्वेश्चन खत्म। 1 आंसर आ गया। बोला था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं तो झूठ थोड़ी बोलूंगा तुम लोगों से, ठीक है, 80 तुम लोगों से झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, ठीक है, लेकिन लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। अब ये क्वेश्चन है परिमेयकरण वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन है परिमेयकरण वाला, ठीक। परिमेयकरण भी मैंने पिछली क्लास में ही सिखाया है। क्या करना है भैया, यहां पर कह रहा है कि संख्या 10/7 माइनस 2 रूट 3 का एक ऐसा रूपांतर होगा जिसका हर परिमेय हो। तो हमें क्या करना है, इसका ऐसा मान लाना है जिसमें जो हर है वो परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि भैया देखो हर जो है वो एक पद वाली अपरिमेय संख्या है या 2 पद वाली अपरिमेय संख्या है। अगर एक पद वाली अपरिमेय संख्या है तो उसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे 1/√2 आ जाए, या 3/√4 आ जाए, सॉरी √5 आ जाए, या 7/√8 आ जाए, ये सब क्या है, हर में केवल एक पद वाली अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है हमारे पास 7 माइनस 2 रूट 3, यानी कि यहां पर 2 पद वाली अपरिमेय संख्या है। यहां पर क्या है, 2 पद वाली अपरिमेय संख्या है, 7 और 2 रूट 3, 2 पद वाली अपरिमेय संख्या है। तो हम बस क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बस देखो जो संख्या हमें हर में दे रखी होती है उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा भाग करना होता है। बस जो दोनों पदों के बीच में चिन्ह है उसे बदल दो। यहां पर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो बस क्या करो, इस माइनस के चिन्ह को प्लस कर दो, यानी कि 7 प्लस 2 रूट 3 और 7 प्लस 2 रूट 3 से गुणा अंश में और हर में कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस इन दोनों की गुणा कर लो, क्या आएगा, ये बन जाएगा 10 गुणा 7 प्लस 2 रूट 3 बटे में कितना, तुम्हारा 7 माइनस 2 रूट 3 गुणा 7 प्लस 2 रूट 3। अरे बबुआ डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी गुणा a प्लस बी का किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a की जगह पर है 7 और b की जगह पर है 2 रूट 3, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। हो गया क्लियर? चमका के नहीं चमका, जल्दी से बताओ।
सबको क्लियर है? अरे बिल्कुल क्लियर है। देखो भाई 10 गुणा 7 प्लस 2√3 पटे में 7 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 49, माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 4 तिया 12। देखो 2√3 का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना? 2 का वर्ग हो गया 4 और √3 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 3। तो 4 तिया 12। ठीक है, कभी तुम पूछने लगो कि यहां पर 12 कैसे आ गया, तो 12 ऐसे आया। ठीक है, हल कर लेंगे बच्चों तो कितना आएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 10 गुणा 7 प्लस 2√3 बटे में 49 में से 12 जाएंगे तो कितना बचा? 49 माइनस 2 हो गया 47। ठीक है, और 47 माइनस 10 हो गया 37। तो अपने पास आ गया कितना? 10 बटे 37 गुणा 7 प्लस 2√3। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा यहीं पर खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत है यहां पर? किसी भी बच्चे को इस पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? देख लो भाई एक बार। क्लियर है भाई? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस क्या करना था? हर का परिमेयकरण करना था। तो हमने देखा 2 पद वाली अपरिमेय संख्या है, तो हमने क्या करा? बस दोनों पदों के बीच का चिन्ह बदला, माइनस से प्लस करा और ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में गुणा कर दी। ठीक है, और गुणा करने के बाद ऊपर तो ऐसे ही आ गया और नीचे क्या बन गया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाली और आंसर हमारे पास आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो कर दोगे। चलो अभी देखते हैं कितना करोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइनस √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस ध्यान होना चाहिए कि जब मैंने वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ाई थी तो वहां पर ये सारी चीजें बताई थी। बताओ क्या होगा? मैंने तुम्हें पढ़ाया था जब आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हो, घटाते हो, गुणा करते हो और भाग करते हो तो तुम्हारे पास हमेशा परिमेय संख्या आती है, यानी कि वो आपस में गद्दारी नहीं करती। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, वो परिमेय भी हो सकती हैं और वो अपरिमेय भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या की, तो जब आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हो या घटाते हो तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। और जीरो को छोड़कर अगर किसी भी परिमेय संख्या को आप अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करते हो या भाग करते हो तो भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है। तो भैया क्या निकल कर आएगा? परिमेय संख्या में से जब अपरिमेय संख्या को घटाया जाएगा तो सीधी सी बात है अपरिमेय संख्या ही आएगी। क्या आएगी? अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसका मतलब सिंपल है, 2 माइनस √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है और हमारा बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। सिंपल सा, इजी सा, आसान सा क्वेश्चन। सबको क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भैया इनमें से कौन अपरिमेय है? तो आपको बताना है इनमें से कौन अपरिमेय है। मैंने आपको बताया था कि भैया देखो अपरिमेय संख्या जो है, ये सारी चीजें मैंने क्लासेस में बता रखी हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं उन्हें लग रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, तो बेटा एक बार पिछला जो तुम्हारा बैकलॉग है वो क्लियर कर लो प्लीज। ठीक है, वहां पर मैंने ये सारी चीजें बता रखी हैं कि भैया देखो अगर रूट के अंदर ऐसा धनात्मक पूर्णांक आता है, ऐसा धनात्मक पूर्णांक आता है जो पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो तभी आपका अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं? पूर्ण वर्ग वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पूरा सॉल्व हो जाता है। जैसे 4, ठीक है, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब क्या है? ये पूर्ण वर्ग है। 2 का पूर्ण वर्ग 4 है। ठीक है, 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। 9 किसका पूर्ण वर्ग है? 3 का। 16 किसका पूर्ण वर्ग है? अपना 4 का। 25 किसका पूर्ण वर्ग है? 5 का। ठीक है,
इसके अलावा तुम्हारा 36 पूर्ण वर्ग है, 6 का 49 पूर्ण वर्ग है, 7 का 64 पूर्ण वर्ग है, 8 का ठीक है 81 पूर्ण वर्ग है, 9 का 100 पूर्ण वर्ग है, 10 का 121 पूर्ण वर्ग है, 11 का ठीक है 144 पूर्ण वर्ग है, 12 का 169 पूर्ण वर्ग है तुम्हारा, 13 का ठीक है 196 पूर्ण वर्ग है तुम्हारा किसका, 14 का 225 पूर्ण वर्ग है तुम्हारा, 15 का ठीक है 256 पूर्ण वर्ग है तुम्हारा, 16 का। तो इसी तरीके से जो तुम्हारे पूर्ण वर्ग हैं वो याद हो, ठीक है। तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। 17 का पूर्ण वर्ग 289 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर तुम्हें पूर्ण वर्ग सारे पता हैं, ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ रही है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि अब इनमें से बात करें तो देखो 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो स्क्वायर रूट को जब तुम इसे हल करोगे तो रूट 25 का मान आता है 5, ठीक है। 12/3 रूट 12/√3 को तुम लिख लोगे रूट के अंदर 12/3, इसे हल करोगे तो उतना हो जाएगा रूट के अंदर 3 चौक 12, 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 2। तो तुम देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों ही क्या है, ये दोनों के दोनों ही परिमेय संख्या बन रही हैं हल होने पर। यहां पर केवल एक लौती ऐसी संख्या जो कि रूट के अंदर ऐसा धनात्मक पूर्णांक लेकर रखी हुई है जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, वो है केवल और केवल √5। तो इसीलिए √5 ही एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और इसी के साथ हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है सबको, ये भी सबको समझ में आ गया, ये भी सबको क्लियर है। चलो अब अगला सवाल देखो। अब ये कह रहा है कि √32 प्लस √48 बटे में √8 प्लस √12 का मान क्या होगा। तो इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हमें ये कह रहा है कि भैया देखो √32 प्लस √48 बटे में √8 प्लस √12 का मान बताना है क्या होगा। तो इस पूरे को हम क्या करते हैं बच्चों, इस पूरे को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बदलने की कोशिश करते हैं 2 या 3 या 5 में, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हम देखें तो हम इन्हें कैसे बदल सकते हैं, कोशिश करोगे थोड़ी सी तो समझ में आएगा कि इन्हें कैसे बदला जा सकता है। सोचो, या तो तुम डायरेक्ट इसका परिमेयकरण कर दो, ठीक है। देखो परिमेयकरण तो अल्टीमेटली तुम्हें करना ही करना है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, परिमेयकरण तो करना ही पड़ेगा। तो या तो डायरेक्ट तुम इसका परिमेयकरण करो या फिर पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, है ना। पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे देखो भाई, परिमेयकरण डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा है पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, ठीक है, प्लस 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 3, है ना। चलो जी, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, प्लस 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, है ना। अब देखो रूट से 16 बाहर आ जाएगा, रूट से 16 बाहर आया, 4 बचा, तो ये हो गया 4√2, प्लस रूट से 3 बाहर आया तो कितना बचा, रूट से 3 बाहर आया तो कितना बचा बच्चों, रूट से 3 बाहर आया तो ये बचा 4। देखो 16 को रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 4√3 बटे में, यहां से 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आ गया, 2√2, प्लस यहां से किसे 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 2√3। अब ऊपर से क्या आ रहा है कॉमन, ऊपर से दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो ले लो 4 कॉमन भाई। तो ये हो जाएगा √2 प्लस √3 बटे में, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचा √2 प्लस √3। बस ये लो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, परिमेयकरण करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 प्लस √2 प्लस √3 से √2 प्लस √3 कट गया। हमारे पास क्या बचा, केवल हमारे पास बचा 2 गुणा 1 यानी कि 2, और 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लो भाई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बस क्या करना पड़ा हमें बस 32 को और 48 को, 8 को और 12 को हमने ऐसे तोड़ा कि इनमें से कुछ संख्या रूट के बाहर आ जाए, ठीक है। देखा तो भाई ये तो परिमेयकरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही रूट से बाहर लाकर हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, रूट की घात 4
फिर अंदर रूट की घात 3 कितना 3 और फिर 2 की घात 2। ठीक है, इसे हमें हल करना है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि रूट a की घात n अगर है, ठीक है, ये अगर हमारे पास है तो इसका मतलब होता है a की घात 1/n। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एक एक करके रूट को हल करते हुए चलेंगे, हमारे पास है 2 की घात 2। तो सबसे पहले जब हम इस रूट 3 घात वाले को हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो 3 के ऊपर रूट के ऊपर 3 है ये हो जाएगा घात 1/3। ठीक है, और इस पूरे के ऊपर रूट जिसमें घात कितनी है, जिसमें घात है हमारे पास 4 भार वाली, क्योंकि जो अंदर वाली 3 थी ये तो 1/3 में बदल गई। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो a की घात m की घात n, ये भी पढ़ा था। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, पावर यानी कि घात आपस में गुणा हो जाएगी, तो m गुणा n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, m गुणा n हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 1/3 और रूट 4। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया, ये आ गया रूट 4 पावर वाला, और ये हो जाएगा 2 की घात 2/3। ठीक है, अब इस रूट 4 को भी इस रूप में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, जो रूट की घात 4 है तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 की घात 1/4। फिर से ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 2 की घात 2/3 गुणा 1/4। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 2 की गुणा 3 में हो जाएगी, तो ये आ गया 2 की घात 1/6, और 2 की घात 1/6 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भैया, ऑप्शन नंबर सी, 2 की घात 1/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है यहां पर, क्लियर हो गया सबको, ये भी आ गया समझ में, आसान है बिल्कुल, क्वेश्चन कर लोगे संख्या पद्धति के अगर आएंगे तो। चलो अभी देखते हैं कितने कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, टेंशन ना लो, बहुत सारे क्वेश्चन है, भांति भांति प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई, गुणनफल निकालो किसका, रूट की घात, भैया देखो रूट पर घात 3 2 गुणा 4 2 गुणा 32। ठीक है, तो इन सबका मतलब क्या है, इन्हें पहले सॉल्व कर लेंगे। सबका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 1/3 गुणा 2 की घात 1/4 गुणा 32 की घात 1/12। अब भाई साहब देखो, बाकी सारे तो 2 में है, ये 32 अलग नवाब बना बैठा है 32 अलग नवाब बना बैठा है कि भाई मैं तो 32 के रूप में रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इस 32 को भी हमें 2 की घात में बदलना पड़ेगा। तो देखो भाई 32 को हम लिखेंगे कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 5। ठीक है, 32 का मान होता है 2 की घात 5, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 की घात 1/3 गुणा 2 की घात 1/4 गुणा 2 की घात, 32 को हमने लिख लिया 2 की घात 5 की घात 1/12। ब्रैकेट खुलेगा, दोनों घातों की गुणा होगी, तो 2 की घात 1/3 प्लस 1/4 और गुणा 2 की घात 1/4 गुणा 2 की घात, ब्रैकेट खुलेगा 5 की गुणा 1/12 में होगी तो हो जाएगा 5/12। तो अब देखो क्या है, समान आधार वाले और अलग अलग घात वाले पदों की गुणा हो रही है, तो क्या होगा, आधार तो वही रहेगा और घात क्या होगी, घात आपस में जुड़ जाएगी, तो 1/3 1/4 और 5/12। ठीक है, घात जुड़ गए भाई, सॉल्व कर लो, कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 की घात 12, घात का एलसीएम आ गया 12। ठीक है, हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 की घात 5 4 9 और 3 12, तो 12/12, 12 से 12 कट गया, हमारे पास आ गया 2 की घात 1, यानी कि 2 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 हमारे इस दिए गए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन इजी था, बस क्वेश्चन में क्या करना था, ये जो रूट के अंदर 32 दिया हुआ था इसे हमें क्या करना था, 2 की घात के रूप में पहले बदलना था। जैसे ही हमने इतना काम कर लिया हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी को कोई दिक्कत है यहां पर? क्लियर है सबको ये? जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है सबको ये? चलो भाई अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात करो। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें दिया हुआ है 6/3√2 माइनस 2√3 बराबर 3√2 माइनस a√3। तो हमें क्या करना पड़ेगा यार, हमें इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रूप में, पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रूप में, ताकि हमारा जो ये वाला पार्ट है अगर वो इस रूप में बदल गया तो हम दोनों तरफ की तुलना करके क्या कर सकते हैं, अपना ए का मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अब इसे इस रूप में कैसे बदला जाए? इसे इस रूप में बदलने का एक तरीका, इधर तुम्हें साफ पता लग रहा है कि इसके हर में कुछ नहीं है, यानी कि इसके हर में 1 है, तो हमें भी इधर इसके हर में 1 बनाना पड़ेगा। जो इसके हर में है वो इसके हर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसे इस रूप में लेकर आना है। तो कैसे लाएं भाई? अब हर को बदलना है, हर को बदलने का तरीका क्या है? परिमेयकरण। तो इधर वाली संख्या का कर दो परिमेयकरण, तो ये हो जाएगा 6/3√2 माइनस 2√3। अब परिमेयकरण कैसे करेंगे? 2 पद वाली अपरिमेय संख्या है, 2 पद वाली अपरिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, बीच का चिन्ह बदलकर बस ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो 3√2, ये माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस 2√3 बटे में 3√2 प्लस 2√3। अब ऊपर तो क्या बन जाएगा, बराबर 3√2 माइनस a√3। ठीक है, अपने पास क्या हो जाएगा, ऊपर तो बन गया 6 गुणा 3√2 प्लस 2√3, और नीचे क्या बन गया बच्चों, नीचे हमारा 3√2 माइनस 2√3 गुणा 3√2 प्लस 2√3, a माइनस बी गुणा a प्लस बी का सूत्र बन गया, यानी कि ये हो गया a स्क्वायर यानी कि 3√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2√3 का स्क्वायर बराबर 3√2 माइनस a√3। सिंपल। ठीक है, हल करेंगे क्या आएगा निकल कर? देखो भाई ऊपर है हमारे पास 6 गुणा 3√2 प्लस 2√3 बटे में, इसे सॉल्व करेंगे 3 का वर्ग करेंगे 9 और √2 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 2, तो 3 गुणा 2 कितना हो गया, 3 गुणा 2 सॉरी 3 का वर्ग करा 9 और √2 का वर्ग करा हो गया 2, तो 9 गुणा 2 कितना हो गया 18। ठीक है, और 2√3 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करा 4 और √3 का वर्ग करा तो ये हो गया 3, तो 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, ये आ गया 18 माइनस 12 बराबर किसके भैया, ये बराबर आ गया 3√2 माइनस a√3 के। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा 6 गुणा 3√2 प्लस 2√3 बटे में 18 माइनस 6, 18 माइनस 12 करेंगे तो ये भी आ गया 6 के बराबर, बराबर 3√2 माइनस a√3 के बराबर। ठीक है, 6 से 6 कट गया तो अपने पास आएगा 3√2 प्लस 2√3 बराबर 3√2 माइनस a√3। भाई साहब पूरा सब बदल गया। देखो यहां पर 3√2 था, इधर भी 3√2 आ गया, यहां पर √3 था, यहां पर √3 आ गया, तो a का मान तो 2 हो जाना चाहिए तुलना करने पर, a का मान तो 2 हो जाना चाहिए तुलना करने पर। और बहुत सारे बच्चे a का मान 2 लगाकर आ भी जाएंगे और लगेगा मैं तो पूरा नंबर का करके आया हूं, पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर तो कट गया भाई, क्योंकि a का मान 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर माइनस का चिन्ह है और यहां पर प्लस का चिन्ह है। तो क्या करेंगे, हम इसे पहले लिखेंगे 3√2 और माइनस हम प्लस 2 को लिख लेंगे माइनस गुणा माइनस के 2√3। मैंने अब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैंने इस प्लस को लिख दिया माइनस गुणा माइनस 2। ठीक है, और ये बराबर हो गया हमारा 3√2 माइनस a√3 के।
तो √3 वाले पदों की गुणा आपस में तुलना कर दो। तो देखो यहां पर √3 का गुणांक क्या है 3a, और यहां पर √3 का गुणांक क्या है -2। तो तुलना करने पर a का मान कितना निकल कर आ गया -2। तो a बराबर -2 हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। a बराबर -2 हमारे दिए गए क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन भी? अब किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं बचा? आ गया सबको समझ में? आगे बढ़ा जाए। चलो जी, पूरा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हो गया। अब देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर आपको कह रहा है कि आपको इन्हें p/q के रूप में बदलना है। तो मैं दोनों क्वेश्चनों को एक एक करके बताऊंगा। ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा या इसके जैसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और करने का तरीका सेम है। करने का तरीका सेम है, बस क्या करना है, आपको दिया हुआ जो संख्या है 0.134 के ऊपर बार, तो यहां पर केवल 3-4 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3-4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.134 3-4 3-4। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इस तरीके के सवालों को p/q में बदलने के लिए, जो हमारा ये अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार है, इसे p/q में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले दिए गए दशमलव प्रसार को x के बराबर मान लेते हैं। तो माना सीधा x बराबर है इसके, तो अब ये x के बराबर हो गया। अब अगर ये x के बराबर है तो हम क्या करेंगे भाई, अगर ये अब x के बराबर है तो हम सीधा सीधा इसे लेंगे और अपना जितने अंकों की आवृत्ति हो रही है, जितने अंकों की आवृत्ति हो रही है उतनी जीरो वाली संख्या से गुणा कर देंगे। मतलब कि अगर एक अंक से आवृत्ति हो, एक अंक की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि एक नंबर बार बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना एक जीरो वाले नंबर से गुणा कर देंगे, यानी कि 10 से। अगर 2 नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है तो 2 जीरो वाले नंबर से गुणा कर देंगे, यानी कि 100 से। तो यहां पर देखो किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, 3-4 3-4 3-4, यानी कि 2 नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है, 3-4 3-4 3-4। तो 2 नंबर की आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि 2 जीरो वाली संख्या से गुणा होगी, यानी कि 100 से दोनों तरफ गुणा कर दो, तो हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा 100 गुणा, इसे तो हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा 100 गुणा 0.134 3-4 3-4 एंड सो ऑन। तो अपने पास आ जाएगा कितना, 100x बराबर 100 की इधर गुणा करेंगे तो 0.2 अंक खिसक कर यहां पहुंच जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 13.434 एंड सो ऑन। ठीक है, तो गुणा करने के बाद जो मान निकल कर आएगा वो हो गई समीकरण नंबर 2। गुणा करने के बाद जो मान निकल कर आएगा वो हो गई समीकरण नंबर 2। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 100x माइनस x बराबर 13.4343 डैश 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 माइनस 0.13434 डैश डैश डैश, घटा दो भाई। तो देखो 100x में से x जाएगा तो अपने पास कितना आ गया, 100x में से x गया तो अपने पास आ गया 99x, 100x में से x गया तो अपने पास आ गया 99x, और 13.43434 में से 0.13434 गया तो देखो क्या आएगा, तो देखो ये हो जाएगा 13.43434 डैश डैश डैश, इसमें से 0.13434 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया। देखो यहां पर क्या है, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0। मतलब इससे आगे की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब आपस में घटने के बाद क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी अपने आप। ठीक है, 4 में से 1 गया 3 बचा, 0.3 में से 0 गया 3 बचा, और ये आ गया 1। तो अपने पास 13.43434 में से 0.13434 को घटाने पर 13.3000000 आ गया, यानी कि 13.3 आ गया। ठीक है, तो अब यहां से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, दशमलव हटाएंगे तो बचे में
कितनी, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव हटाने पर बटे में क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो अपने पास आ गया 99 x बराबर 133 बटे में 10। ठीक है, 99 की गुणा किस में हो जाएगी, 10 में, तो ये आ गया 133 बटे 99 की गुणा 10 में करेंगे तो ये आ गया 990। और यही हमारे x का मान आ गया। x हमारा क्या था, x था हमारा 0.134 के ऊपर बार। ये मान निकल कर आ गया 133 बटे 990। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, ये हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है सबको अब ये क्वेश्चन भी? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर है सबको? ये कर लोगे? अब P बटे Q में अगर बदलने को आया संख्या को तो बदल दोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई देखो, अब आते हैं सीधा इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि रूट के अंदर 9.3 है। तुम्हें क्या करना है, रूट के अंदर 9.3 है, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर रूट के अंदर 9.3 को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, आपको रूट के अंदर 9.3 दिया है, 9.4 दिया है, 9.5 दिया है, 2.7 दिया है, 7.8 दिया है, 9.11 दिया है, मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर आपको दी हुई है, ठीक है, पहले जो संख्या दी हुई है उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। ठीक है, तो ये आपकी 9.3, तो 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो। सबसे पहला काम ये करना है आपको। ठीक है, तो 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे हम। क्या होगा भाई, जब 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा सिंपल, देखो भाई तो मान लो ये हो गई तुम्हारी 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर की है, जितने रूट के अंदर जो भी नंबर दे रखा होगा उतने सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे। ठीक है, और इस लाइन को मैंने दे दिया नाम ए बी। तो ये जो पॉइंट बी है, जो ये 9.3 सेंटीमीटर की लाइन में ये जो पॉइंट बी होगा, ये जो लास्ट वाला पॉइंट होगा, यही तुम्हारा बनेगा जीरो। संख्या रेखा का जो जीरो होता है वो ये बनेगा। ठीक है, संख्या रेखा का जो ये जीरो होता है वो ये बनेगा। ठीक, उसके बाद अपनी इस रेखा को आगे बढ़ा दो, उसके बाद अपनी इस रेखा को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दो भाई। संख्या रेखा तो थोड़ी आगे तक चलेगी ना भाई, मैंने आगे तक बढ़ा दी। ठीक है, अब क्या करो, अपना 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बी से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक अपना नंबर ले लो, 1, ये हो गया तुम्हारा 1। ठीक है, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4। ठीक, और इसी तरीके से 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ले लिए मैंने सारे। ठीक है, तो अब जब तुमने तुम्हारी संख्या रेखा बना ली, इस पे तुम्हें अपना दर्शाना है किसे, इस पे दर्शाना है तुम्हें किसे, अपना रूट 3.9 को, सॉरी 9.3 को। तो सबसे पहले क्या करा, रूट के अंदर जो भी नंबर दे रखा है उतने सेंटीमीटर की एक लाइन बनाई। उस लाइन का जो एंड पॉइंट होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, संख्या रेखा का 0। उसके आगे 1-1 सेंटीमीटर पर हमने क्या ले लिया, 1-1 सेंटीमीटर पर अपना 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, अब जो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पहला बिंदु था तुम्हारा 1, उसे ले लो C, उसे ले लो बिंदु C। क्या ले लो, जो 0 के बाद 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर तुम्हारा पहला बिंदु था उसे ले लो C। ठीक है, क्या ले लो C। और अपना जो AC है, जो AC है
AC का लंब समद्विभाजक करो। लंब समद्विभाजक करना आता है, कैसे होता है? पूरी AC के लंबाई की आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, AC के लंबाई की आधे से ज्यादा दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे, ठीक है, बिंदु A से, और एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर प्रकार को रखेंगे बिंदु C पर और फिर से एक चाप लगाएंगे और एक चाप ऊपर लगाएंगे। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, उन दोनों चापों को मिलाते हुए एक रेखा बना देंगे, ठीक है। तो जहां पर ये हमारे AC रेखा को काटेंगे, जहां पर ये हमारा AC रेखा को काटेंगे, वही इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वही बिंदु इसका लंब समद्विभाजक हो जाएगा। और मैं इसका नाम दे देता हूं M, मैं इसका नाम दे देता हूं M, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? अब M को केंद्र मानेंगे, M को केंद्र मानेंगे और या तो C तक की दूरी भर लो या फिर कहां तक की? A तक की दूरी भर लो, या तो C तक की दूरी भर लो या A तक की दूरी भर लो और एक एक अर्धवृत्त की रचना करो, एक अर्धवृत्त बनाओ। ये लो भाई, ये हो गई अर्धवृत्त की रचना। देखो भाई, ये हो गई अर्धवृत्त की रचना C तक। चलो जी, ठीक है, ये हो गई अर्धवृत्त की रचना, ठीक है। अब क्या करो, जो तुम्हारा बिंदु B है, बिंदु B से एक लंब बना दो जो कि अर्धवृत्त को किसी ना किसी बिंदु पर तो काटेगा। बिंदु B से एक लंब बनाओ जो कि अर्धवृत्त को किसी ना किसी बिंदु पर काट रहा होगा, और यही जो तुम्हारा बिंदु है, यही बिंदु तुम्हारा किसे दर्शाएगा? यही बिंदु जहां पर तुम्हारा संख्या, ये B का जो लंब है, जो B का लंब है, ये जहां पर तुम्हारा अर्धवृत्त को काटेगा, ये बिंदु मान लो हो गया D। तो ये DB जो है, यही DB दर्शा रहा है √9.3 को, ठीक है। लेकिन अभी ये हवा में है, संख्या रेखा पर तो नहीं दर्शाया है। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे भैया? देखो, अपना प्रकार को B पे रखेंगे। कहां गया प्रकार? गायब हो गया। प्रकार को B पर रखेंगे भैया, ठीक है, B पर रखा। रूट कहां तक की? D तक की दूरी भरी, यानी कि √9.3, ठीक है, और चाप लगा देंगे एक, ठीक है, चाप लगा देंगे एक। ठीक, तो जहां पर ये चाप संख्या रेखा को काटेगा, वही बिंदु तुम्हारा √9.3 को दर्शाएगा, ठीक है। तो भैया ये हो गया तुम्हारा, किसी भी संख्या रेखा पर तुम्हें, किसी भी संख्या रेखा पर तुम्हें स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मान लो 4.1 दर्शाना है, तो क्या करोगे? सबसे पहले 4.1 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचोगे, ठीक है। उसके बाद जो उसका आखिरी बिंदु होगा, उस लाइन को ए बी मान लेंगे। जो उसका आखिरी बिंदु होगा बी, उसे मानेंगे हम 0, यानी कि संख्या रेखा का 0। उसके आगे अपनी संख्या रेखा को आगे बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे सारे नंबर ले लेंगे, ठीक है। जो 0 के बाद अगला पहला बिंदु होगा 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, उसे हम लेंगे C, ठीक है। पूरी AC का लंब समद्विभाजक करेंगे। जो बिंदु आएगा उससे C तक का डिस्टेंस या फिर A तक का डिस्टेंस लेकर एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे, ठीक है। जो B बिंदु था उससे एक लंब डालेंगे जो कि अर्धवृत्त को D बिंदु पर काटेगा, ठीक। और ये जो BD होगी, यही हमारी क्या होगी? दिए हुए रूट के अंदर जो संख्या है उसका क्या होगी? ज्यामितीय निरूपण होगी, ठीक है। फिर B पर प्रकार रखेंगे, D तक की दूरी भरेंगे, एक चाप लगाएंगे। जहां पर भी यह चाप संख्या रेखा को काट देगा, वही बिंदु हमारा रूट के अंदर दी हुई संख्या को दर्शा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूट के अंदर दी हुई किसी भी संख्या को दर्शा सकते हो बच्चों। तो अब √4.1 को दर्शाना तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक है। बाकी आज की जो क्लास है उसे हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है।
आज की क्लास में हमने ज्यादातर जितने भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो भी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं, वो देख लिए हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी अगली क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला चैप्टर। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखो। टेक केयर, टाटा और बाय बाय। एंड आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। बाय बाय बच्चों।